मीडियम और शॉर्ट वेव्स, डीटीएच, मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन एआईआर पर यह है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। 2:30 हुए हैं। वक्त हो गया है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर का। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ मैं हूं सबीहा। तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं और आपको बता दें कि आज का ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम है, यानी आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग मौज़ूआत पर हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज का जो मौजू है वो भी आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर घरों में पाई जाती है, ज़्यादातर लोग जिससे मुतासिर हैं। वैसे लफ्ज़ तो बड़ा खूबसूरत है कि जब हम बात करते हैं दिल की, तो छोटा सा नन्हा सा धड़कता हुआ दिल हजारों ख्वाहिशों की आमाजगाह होता है। न जाने कितनी उम्मीदें, कितने ख्वाब, उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हमारी जद्दोजहद इस दिल से वाबस्ता होती है। और अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें, उर्दू शायरी के हवाले से बात करें, तो इस दिल के बारे में लोगों ने न जाने क्या कुछ लिख डाला। ये दिल जो एक लंबी जद्दोजहद के लिए लोगों को आमादा करता रहा, न जाने कितने ख्वाब उन्होंने बुने, उन ख्वाबों की ताबीरें भी उन्होंने हासिल की। यहाँ तक भी कहा कि दिल जब धड़का तो दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। यानी किसी की याद को दिल के धड़कने से मौसूम कर दिया गया। वहीं पर जब किसी की याद आई तो किसी शायर ने यह भी कहा कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आके रह गईं। और मैं हूं, दिल है, तन्हाई है, तुम भी होते अच्छा होता। और एक और जगह ये भी कह दिया गया कि जब दिल बार बार कुछ अलग अलग तरह की फीलिंग्स देता है आपको, कभी तेज धड़कता है, कभी धीमे से धड़कता है, तो वो गोया दिल की अदाएं हैं कि दिल भी तेरे ही ढंग सीखा है, आन में कुछ है, आन में कुछ है। लेकिन दौर बदला, जिंदगी बदली, जिंदगी के करीने बदले, हमारा लाइफस्टाइल बदला, तो जो तमाम की तमाम हरकत व सिकनात किसी ज़माने में दिल की अदाएं चहरती थी और उन अदाओं को अपने औराख के ज़रिए जब शायर जो है कागज़ पर यानी उतारता था तो न जाने कितने कागज़ सियाह हो जाते थे। बदलते ज़माने ने ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि दिल अगर कुछ इस तरह की अदाएं आपको दिखा रहा है तो वो अदा ही ठहरे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो कोई बीमारी हो। कहने का मतलब यह है सामीन कि हमारा जो आज का मौजू है वो दिल के ऊपर ही है। यानी आज हम बाज़ाब्ता तौर पर जो बात करने वाले हैं, वो जो मौजू है हमारा वो है बढ़ती दिल की बीमारियां और कोविड वबा। आजकल कोविड हर आदमी जानता है कि किस दौर से, मुश्किल दौर से हम लोग निकल कर आए हैं और अभी भी वो दौर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुहतात रहें। तो खैर, हमारी आज की जो बातचीत होगी बढ़ती दिल की बीमारियां और कोविड की बीमारी के हवाले से होगी। और यहाँ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विवेका कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। यानी दिल की अदाओं पर, यानी दिल की हरकत और सिकनात पर जितनी गहरी नज़र डॉक्टर विवेका की है उतनी हमारी और आपकी नहीं हो सकती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि दिल धड़के, कम धड़के, ज्यादा धड़के, ना धड़के, तो क्या क्या वजह हो सकती हैं इसकी। मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली से आप हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आज के प्रोग्राम में स्वागत है, इस्तकबाल है। धन्यवाद आप सब लोगों का। तो जनाब, हमारे तमाम सुनने वाले भी ध्यान दें और दिल से मुतालिक किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं, किसी भी तरह के कुछ सवालात हैं, मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। हमारा नंबर है 23421260, यानी 23421260। आपके मुंतजिर हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स के मुंतजिर हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन तब तक हम अपने सवालात शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल करते, लीजिए साहब, एक फ़ोन आ ही गया है, तो चलिए सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद लाइन कनेक्ट नहीं हुई है।
खैर डॉक्टर साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की कि दिल की बीमारी, और जैसे हमने कहा कि हम कोविड के बारे में भी बात करेंगे। क्या जो कोविड है या ये जो कोरोना है, ये हमारे इस दौर में दिल की बीमारियां इसकी वजह से भी बढ़ रही हैं? क्या अगर किसी को कोविड हो जाता है तो वो दिल की बीमारी की लपेट में, उसकी चपेट में आ सकता है, या जो पहले से ही दिल के पेशेंट्स हैं उनके लिए कोविड और ज्यादा हानिकारक या बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दिल का रिश्ता कोविड से भी काफ़ी गहरा है और इनफैक्ट जिन लोगों को दिल की बीमारी पहले से है, अगर उनको कोविड होती है तो उनकी जान पे ज़्यादा खतरा होता है। और जो नॉर्मल कोविड में मोर्टेलिटी रिस्क 1.7 to 3% होती है, वो बढ़ के 20 से 25% हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग पहले से दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके में ज़्यादा रिस्क है मोर्टेलिटी का। और कोविड की वजह से भी जिनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, दिल बिल्कुल नॉर्मल है, अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनमें नई दिल की बीमारी भी शुरू होती है। अमूमन हमने देखा कि कई ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड हुआ, दिल बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो एक्यूट हार्ट अटैक करके आए या फिर उनका दिल फैल गया, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो कोविड की वजह से दिल पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि ये कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे बदन में, पूरी शरीर में क्लॉट बन जाता है। और अगर वो क्लॉट हार्ट की धमनियों में बनता है, नसों में बनता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बात जारी रहेगी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताइए। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, मैं गांव सरवानिया महाराज, जिला नीमच से बोल रहा हूँ। जी, मध्य आपका प्रदेश से। नाम क्या है? जी, मैं गोविंद पाटीदार बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से कि मैं जब गर्मी का टाइम रहता ना, तो उस टाइम पे कुछ हल्का हल्का सा हार्ट में कुछ दर्द सा महसूस होता है, और कभी कभार ही होता है, मतलब रेगुलर जैसा नहीं है। तो इसका क्या कारण है? हल्का हल्का दर्द महसूस होता है हार्ट के साइड में। जी, तो हार्ट में अगर दर्द हार्ट का है या सिर्फ मस्कुलर पेन है, ये जानने के लिए आपको पहले ये देखना चाहिए कि जो भी दर्द 10 या 15 मिनट का रहता हो, पूरे सेंट्रल ऑफ द चेस्ट में रहता है, सीने के बीचों बीच रहता है, चलने पे, तो कोई भी मेहनत का अगर आप काम करते हैं और दर्द बढ़ता है और बैठने पे आराम हो जाता है, तो वो हार्ट का होगा। बाकी पेन अगर ऐसा है तो वो मस्कुलर पेन होगा। और हाँ सर, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो बोले कि यार कि आपको चेस्ट ट्रबल की शिकायत होने से कभी कभार ये दर्द उठता है, तो क्या सर ऐसा हो सकता है? जी हाँ, तो ऐसा सिर्फ मस्कुलर पेन या चेस्ट के ट्रबल की वजह से। हार्ट का पेन कांस्टेंट एक्सरसाइज करने पे ही होता है, तो इसके लिए कोई भी रेगुलर मस्कुलर पेन की दवा खा सकते हैं या फिर ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं। कई बार विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी से मस्कुलर पेन होता है, तो उसकी जांच करवा लें, और अगर उसकी सप्लीमेंट करेंगे तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा आपकी बात से लगता है कि ये हार्ट का पेन नहीं है। अच्छा जी गोविंद जी, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि अगर कोविड हो जाता है तो कई बार कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी आए जिनको इसी बीमारी की वजह से हार्ट अटैक हुआ। तो अगर इस बीमारी की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो क्या हम ये मान के चलें कि अब वो हार्ट की प्रॉब्लम जिंदगी भर उनके साथ रहेगी, या ये एक फॉर द टाइम पीरियड था जो वो इफेक्टेड हुए? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कोविड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें कहते हैं कोविड सिक्विली। इसका मतलब है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद वो डैमेज जो हार्ट की मसल्स पे हुए हैं या फिर लंग्स में हुए हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोगों में ये लाइफ लॉन्ग रह सकता है। 50% लोगों में ऑटोमेटिक रिकवरी 3 से 6 महीने में होती है, और बाकी 50% में लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक का नुकसान हो सकता है। वैसे भी देखा जाए सर, मतलब कोविड के अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे, या लाइफस्टाइल कह लीजिए, या जो भी वजह उसकी हो सकती है, कि आजकल जो दिल की बीमारी है वो बहुत तेजी के साथ फैल रही है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेहतमंद लगता है इंसान, किसी तरह की उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अपनी सेहत का भी वो बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस लपेट में आता है। जैसे अभी कल परसों न्यूज थी,
गांगुली साहब के बारे में, अब एक स्पोर्ट्स पर्सन उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई कि उससे कुछ इस तरह की बेहतियाती होती होगी, लेकिन उसके बावजूद वो इसकी लपेट में आए। तो ये क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी के? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर कोई सिर्फ स्पोर्ट्स कर रहा है लेकिन खाने पे, हेल्दी फूड पे ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी सारे रिस्क फैक्टर पे, तो हम कहते हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी में 6 S से शुरू होने वाले शब्द हैं जो कि हार्ट की बीमारी के बहुत बड़े कारण होते हैं। पहला S होता है स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में लेना। तो अगर कोई भी टोबैको लेता है या स्मोकिंग करता है, चाहे कितना भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसको हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा S होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि जैसे हम लोग आजकल दिन भर बैठे रहते हैं, बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो अगर दिन भर लगातार बैठने का काम है तो इसको हम कहते हैं स्मोकिंग इक्विवेलेंट, मतलब कि आप स्मोकिंग से जितना अपने आप को डैमेज करते हैं उससे ज़्यादा सिर्फ ऑफिस चेयर पे बैठने वाले लोगों में भी हार्ट की बीमारी इसीलिए ज़्यादा दिखती है। तीसरा S है सॉल्ट और चौथा शुगर। अगर सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट की बीमारी होती है। और चौथा S है शुगर। हिंदुस्तान में और साउथ एशिया में बेसिकली शुगर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। घर में कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा फेवर्ड है, पैम्पर्ड है, तो उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो इसीलिए बचपन से ही उनका कोलेस्ट्रॉल और ये बढ़ने लगता है और हार्ट की बीमारी यंगर एज में होती है। और पांचवा है स्ट्रेस। अगर घर में फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है, हाँ जी, तो उससे हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर किसी को बिजनेस लॉस या फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होता है तो हार्ट की बीमारी सडन हो सकती है और एक्यूट हार्ट अटैक हो सकता है। और अंतिम है स्लीप। एडिक्वेट स्लीप ज़रूरी है। तो इसमें भी यू कर्व देखा जाता है। अगर जो लोग 6 से 8 घंटे सोते हैं उनके में हार्ट की बीमारी कम होती है। जो 6 घंटे से कम सोते हैं या 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनके में हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। तो लाइफस्टाइल में सिर्फ स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिनको कि ध्यान रखना चाहिए, और अगर उनको हम सही लाइफस्टाइल में अमल में लाते हैं तो हार्ट की बीमारी कम होती है। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमेशा यंग लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सब लोग अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा है, जंक फूड है और फिर स्मोकिंग भी है, अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हार्ट की बीमारी यंगर एज ग्रुप में होती है। जी, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी एक कॉलर है अभी। हेलो हेलो, आदाब जी। नरेंद्र तनेजा बोल रहा हूँ करनाल से। जी नरेंद्र तनेजा जी, काफी नॉइजी है आपकी कॉल, फिर भी आप का स्वागत है, इस्तकबाल है प्रोग्राम में। बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप तनेजा जी? मुझे काफी टाइम से ना बीपी की प्रॉब्लम है। बीपी की प्रॉब्लम है? एक गोली लगी हुई है खाना खाने के बाद। ओके, लेकिन हार्ट की अटैक ना आए, इससे क्या मतलब वो करना पड़ेगा परहेज? जी तनेजा जी, आपका सवाल सुन लिया है, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं, अब आप सुनिए उनका जवाब। जी तनेजा साहब, ये जैसे बीपी का, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट अटैक के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। जो ऊपर वाला लेवल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से कम होना चाहिए, और फिर आपको बाकी रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं इसको चेक करवाना चाहिए कि शुगर आपका कितना रहता है, फिर आप स्मोकिंग या टोबैको नहीं लेना चाहिए, या फिर इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब कि कोई दूसरा आदमी भी आपके सामने स्मोक ना करे, अदरवाइज वो धुएं से भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो है एक्सरसाइज। तो अगर आप 45 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की बीमारी कम होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। खाने में मीठी चीज़ें और डीप फ्राइड चीज़ों का प्रयोग ना करें। जितना फ्रेश फ्रूट और सलाद है वो खाएंगे। प्लस वेट नहीं बढ़ना चाहिए। हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब कि अगर किसी का पेट ज़्यादा निकलता है, अगर उनका वेस्ट साइज़ 90 इंच है पुरुषों में या उससे ज़्यादा है, तो उनके में हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्ट्रेस को कम रखें, मेडिटेशन, योगा करें, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। इन्होंने जैसे कहा कि इनको बीपी है तनेजा साहब को, और ये एक टैबलेट उसकी लगी हुई है इनको, तो एक सवाल इनके जहन में फौरन आया कि हार्ट अटैक की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर बीपी है किसी को तो वो स्ट्रेस में थोड़ा सा आ ही जाता है, ये भी शायद दिल की बीमारी के लिए एक रीजन बन जाएगा, जैसे आपने कहा भी अभी। बिल्कुल। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर
ब्लड हार्ट अटैक का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कारण है। हाँ तो जी। इसको हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल, इन तीन चीज़ों को कहते हैं डेडली ट्रायड। मतलब इन तीनों का साथ रहने पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है हार्ट अटैक के रिस्क का। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए और साथ में अगर शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो हार्ट की बीमारी कम होती है। तो जैसा इन्होंने कहा कि जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है उसमें हार्ट अटैक की संभावना ऑलमोस्ट दुगनी ज़्यादा हो जाती है, 2 टाइम्स कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो इसलिए जी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे तो ये रिस्क कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आप जो वो 6S जो आप अभी बता रहे थे डिटेल में, उसने आपने कहा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है कि ज़्यादातर बैठकर काम कर रहे हैं, लगातार घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब ऐसे में जब हम उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते और हमें सिटिंग करनी ही है लंबी, तो हम क्या एहतियात क्या बरत सकते हैं ऐसे में? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये जैसे अगर आप अपनी रोजी रोटी चलाएंगे नहीं जी। तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा। तो इसमें ये देखा गया है कि ऑफिस स्पेस में अब जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट के भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि लोगों के एक्सरसाइज के लिए कुछ जैसे एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे कि ट्रेडमिल या फिर इस तरह की चीज़ें, वेट एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। दूसरी, जिन लोगों का प्रोलॉन्ग्ड डेस्क वर्क है उसके लिए एक चेयर बाइसिकल आती है जिसमें कि अच्छा, आप बैठे हुए भी हैं और आप पैर हिलाते रहें जी। तो उस पे साइकिल चलाते रहें। तो इसमें ये देखा गया है कि प्लस अगर इन चीज़ों की सुविधा नहीं है तो अगर पॉसिबल हो तो 20 मिनट आधे घंटे के बाद 1-2 स्ट्रॉल ले लें, करीब 2-3 30 सेकेंड्स की, ऑफिस के अंदर ही वॉक करके फिर बैठें। तो इसमें इन चीज़ों को देखा गया है कि हार्ट की बीमारी कम करती है। इनफैक्ट एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि जितने चेयर को हार्ट का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि अगर चेयर न रहे तो हार्ट की बीमारी कम हो, क्योंकि खड़े रहने को भी एक तरह की एक्सरसाइज मानी जाती है। अच्छा। तो इसलिए अगर आप चेयर पे बैठे की जगह बीच में खड़े होकर अपने डेस्क वर्क करें तो भी और बेहतर है। तो बीच बीच में आपको अपना पोस्चर चेंज करना, 2-3 30 सेकेंड्स वगैरह के लिए आप खड़े हों। आजकल जितने भी स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, एप्पल वॉच वगैरह, वो आपको हर हाफ एन आवर के बाद रिमाइंड करते हैं यू नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको खड़ा होना चाहिए क्योंकि आप बहुत आधे घंटे से लगातार बैठे हैं। जी। तो इन चीज़ों के इंटरवेंशन से देखा गया है कि हार्ट की बीमारी कम होगी। तो आई थिंक कुछ इनोवेटिव थिंकिंग करनी होगी कि चेयर पे ही कुछ बाइसिकल की तरह चीज़ लगा दें, जो कहते हैं कि चेयर साइकिल, या आजकल ये भी देखा गया है कि स्पेशल साइकिल्स बनती हैं जिसमें कि आप अपने डेस्क पे बैठे हैं लेकिन आप बीच बीच में अपनी उसी पे चेयर पे ही बैठे बैठे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने तफसील से बात बताई। सामीन, आपको बता दें, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हम दिल की बीमारियों से मुतालिक डॉक्टर विवेका कुमार से बात कर रहे हैं, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल साकेत से आप हमारे साथ तशरीफ फरमा है। यहाँ पर हमारे सुनने वाले अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं दिल की बढ़ती बीमारियों से मुतालिक, तो अभी इसी वक्त आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2342-1260। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जब तक दिल की किसी को बीमारी नहीं हुई है तो क्या ये बीमारी भी ऐसी है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो कुछ अलार्मिंग साइन हमें देती है, जिससे हम ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई पेन हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो तभी हम चेकअप कराएं, उससे पहले ही हम जाके डॉक्टर से मिल लें और कुछ बातें जो पहले से आ रही हैं, सिम्टम्स जिन्हें हम कहेंगे, क्या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं पहले? जी हाँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहूँगा कि हार्ट की बीमारी जो है वो हम कहते हैं कि 5% जेनेटिक होती है, 95% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ और जी। प्रिवेंशन के लिए हमें पहले से जानना ज़रूरी है कि किन में इसके शुरुआती लक्षण आ गए हैं या किस में शुरुआती रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसलिए 40 साल की उम्र के बाद, हाँ जी। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जी। एजिंग प्रोसेस की वजह से वेयर एंड टेयर बॉडी में होता है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं, उसी तरह से हार्ट की नसों में भी रुकावटें और गंदा जमा होने लगता है। जी। जैसे कहते हैं कि कार्बोरेटर में गंदा फंस गया, तो उस तरह की चीज़ हार्ट की नसों में होती। तो इसको जानने के लिए हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स करने चाहिए। तो जैसे कि हमारे कुछ लिस्टर्स ने कहा कि उनको
हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये सब एक साइन है कि अब अगर शुगर भी बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए पहले तो लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई 3 मंजिला चढ़ जाता था या 5 किलोमीटर दौड़ जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब उसमें करने में उनकी सांस उखड़ती है या फिर सीने में भारीपन लगता है, उनको बैठना पड़ता है, तो इसको कहते हैं एफर्ट इंटॉलरेंस। तो न्यू एफर्ट इंटॉलरेंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हार्ट की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है। दूसरी चीज़ है कि सिम्टम्स में लोगों के पैरों में स्वेलिंग होना, अगर पूरी बॉडी में सूजन होना, तो अगर सूजन होता है तो इसका मतलब कि हार्ट कमज़ोर हो रहा है, बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो रहा है। अच्छा। तो इसके लिए भी हार्ट के टेस्ट करवाने चाहिए। तो हम क्लासिकली कहते हैं कि सूजन होना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, सिर दर्द भी एक तरह से इंडिकेशन होता है कि हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर शायद ज़्यादा हो रहा हो। अच्छा। और फिर दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि धड़कन तेज होना, अगर बैठे हुए में और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसको कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट, अगर वो 90 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको चेक कराना होगा कि कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। 90 तक ठीक है। 90 तक ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि बहुत स्लो हार्ट रेट होना, जैसे किसी को हार्ट बीटिंग 60 से कम रहती है तो भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें हार्ट रेट स्लो होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत तेज हार्ट रेट, बहुत स्लो हार्ट रेट, धड़कन होना, कई लोगों को हार्ट में जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा वायरिंग होती है, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग होकर हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो सकती है, तो इसको PSVT कहते हैं, और इसका भी परमानेंट इलाज है। तो जिसको भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको फ़ौरन अपना टेस्ट कराना चाहिए। और अगर किसी को सिम्टम नहीं भी है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, किसी को भी हार्ट की बीमारी रही है यंग एज में, तो उनको 40 साल की उम्र तक अपने हार्ट का एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। अगर चेकअप नॉर्मल है तो हर 5 साल में एक बार कराना चाहिए। चेकअप अगर एबनॉर्मल है तो 1 इन अ ईयर चेक कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ यहाँ पर हम टर्म्स जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि दिल की बीमारी डायग्नोज हो जाती है, डॉक्टर बता भी देते हैं कि दिल की तकलीफ है और इसके लिए हमें किस हद तक है और किस जगह पर है दिल में, उसके लिए कुछ इब्तदाई चेकअप्स होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी। तो जो आम लोग हैं जिन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं है वो इसी से डर जाते हैं कि न जाने ये क्या होगा और वो नहीं कराना चाहते। तो हम ये चाहेंगे कि इन जांचों के बारे में भी आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बता दें ताकि वो खौफजदा ना हो और वो ज़रूर इस जानिब तवज्जो दें। लेकिन इससे पहले कि आप इस सवाल का हमें जवाब दें, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी। हेलो। हाँ जी। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, हम आपको सुन रहे हैं। अब आप बताइए कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, तेलंगाना हैदराबाद से कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो। मोहम्मद मकबूल। जी मकबूल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मोहम्मद मकबूल। जी जी मकबूल साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मेरी उम्र है जी। मेरी उम्र है 66। जी। देखिए, मुझको जो है थोड़ा ये दिल के बारे में क्या क्या खाना क्या नहीं खाना बतलाइए। जी मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये सवाल जो है पहले ही आ चुका है और डॉक्टर साहब इसका बहुत डिटेल में जवाब दे चुके हैं कि क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने देर से ट्यून किया है, हमें बाद में सुनना शुरू किया, तो एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब को जहमत दूंगी कि वो एक बार फिर से बताएं कि किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मकबूल साहब, मैं ये बताऊं कि खाने पीने पे भी हार्ट की बीमारी काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। तो जितनी भी चीज़ें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जैसे सफ़ेद चीनी हुआ, जितना भी रिफाइंड शुगर होगा उतना ही हार्ट के लिए नुकसान करता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है। फिर जितनी भी सैचुरेटेड फैट है, जैसे देसी घी हुआ या डालडा हुआ
ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। तेल की बनी हुई चीज़ें, अगर तेल को दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए, जिसको कि हम ट्रांस फैट कहते हैं, उससे भी हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। जितना भी फाइबर आप खाएंगे, मतलब कि सलाद, हरी सब्जी, जितना फल खाएंगे, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो हार्ट की बीमारी कम होती है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और कैलोरी इंटेक, टोटल 24 घंटे में आप खाना इस तरह से खाएं कि वो करीब 4 या 5 भागों में बटा रहे। ऐसा नहीं कि आप दिन भर फास्टिंग है और सिर्फ रात में एक बार खा रहे हैं, या सिर्फ सुबह एक बार खाते हैं और एक बार रात में खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में उन सारे खानों को वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा हार्ट की सेहत के लिए। तो मकबूल साहब बात कर रहे थे और जानना चाहते थे कि किस तरह से बच सकते हैं, वो क्या खाएं और क्या ना खाएं दिल की बीमारी में। तो बताया डॉक्टर साहब ने आपको। उम्मीद करते हैं आपने अपने सवाल का तफसीली और तसल्ली बख्श जवाब सुना होगा। जी डॉक्टर साहब, तो हम यहाँ पर कुछ जांचों के बारे में आपसे पूछना चाहते थे, जिन्हें सुनकर लोगों को खौफ होता है कि ये क्या है और क्यों कराएं हम। जी, तो आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि जांचों को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। एक तो होता है जो सिर्फ ब्लड टेस्ट, जो कि सबको पता होता है कि हाँ खून की जांच होती है। खून की जांच में हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है, शुगर इंपॉर्टेंट होता है, थायराइड इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल होता है। मतलब कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल में अलग अलग कंपोनेंट, जो कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसको एलडीएल कहा जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की बीमारी को बचाता है जिसको एचडीएल कहते हैं। तो एक कैटेगरी होती है ब्लड टेस्ट की। दूसरी कैटेगरी होती है कि नॉन इन्वेजिव, मतलब कि आपकी बॉडी को कुछ अंदर नहीं जाएगा, सब कुछ बाहर से ही टेस्ट होगा। तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट में ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो हार्ट की रफ्तार को और पहले कोई अटैक आया है कि नहीं, अभी कोई अटैक है कि नहीं, ये दिखाता है। दूसरा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, मतलब कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड। इससे ये पता चलता है, और कलर डॉप्टर, जिससे पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, वाल्व में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, पुराना कोई अटैक तो नहीं आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है हार्ट के लिए, ईसीजी और इको टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है जिसको कि हम स्ट्रेस या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। तो जैसे ट्रेडमिल पे पैदल चला करके देखा जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट को 8 से 10 गुना ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो अगर कोई हार्ट की नसों में रुकावट होगी तो ब्लड उतना नहीं इंक्रीज हो पाएगा, और उसका साइन ईसीजी में आएगा। तो इसलिए ट्रेडमिल पर करने पे अगर किसी को सीने में दर्द होता है या ईसीजी में एबनॉर्मल साइन मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको हार्ट की बीमारी है और उसके आगे उसकी जांच करनी पड़ेगी। और इन्वेजिव टेस्ट हैं। इन्वेजिव टेस्ट में हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कि हाथ की नस के थ्रू हार्ट की नसों की डायरेक्ट हम इमेजिंग करते हैं एक्सरे मशीन के अंदर। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट है, और उसका इलाज जब करते हैं, मतलब उसमें ब्लॉकेज को बलून से खोल के उसमें अगर स्टेंट लगाते हैं, तो फिर इसको एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग कहते हैं। ये इलाज है। और साथ में एक आजकल सीटी स्कैन एंजियोग्राफी आई है, जो कि बहुत अच्छा है, जिससे कि आप बगैर इन्वेजिव टेस्ट के, बगैर एडमिट हुए ही ओपीडी बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कितनी ब्लॉकेज है और आगे क्या हमें कुछ और इलाज करवाना है या दवाइयों से काम चल सकता है। अच्छा, अच्छी तरक्की मतलब कर रही हैं धीरे धीरे। जी, तो सामीन आपको बता दें, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आप इस वक्त हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर सुन रहे हैं। सिलसिला है सेहत और जिंदगी, और आज हम बढ़ती दिल की बीमारियों से मुताल्लिक डॉक्टर विवेका कुमार से बात कर रहे हैं, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। आप भी अगर दिल की किसी भी बीमारी से मुतालिक किसी भी तरह की मालूमात चाहते हैं तो आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है और हमारा नंबर है 01123421260। तो आपके कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। यकीनन आप कॉल करेंगे। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम, बहुत मालूमात आपको मिलेगी। ज़रा सी देर के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं अभी। दिल में दर्द रहता है। अच्छा, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, बाप रे, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ
मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय, एक आँख ना भाई। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह कबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती। नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती। मैं हूँ क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी। हाय हाय फिर ये दिल धड़का, फिर नाम ले ईश्वर का। अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन। रही जा यही उलझन, तो
बन जाऊंगी जोगन। अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना। यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे दर्द रहता है। ये है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस और आज दिल की बढ़ती बीमारियों से मुताल्लिक लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पेश कर रही है। सिलसिला है सेहत और जिंदगी और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर विवेका कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली तशरीफ फरमा है। हमारे जो भी सुनने वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं, दिल की बीमारी से मुताल्लिक किसी भी तरह का कोई सवाल उनके जहन में है, कोई मालूमात चाहते हैं किसी भी तरह की, तो आप इसी वक्त हमें फोन कर सकते हैं और हमारा जो नंबर है 01123421260 है। हम आपके मुंतजिर हैं, कुछ वक्त अभी बाकी है तो प्रोग्राम भी सुनिए और अगर किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहते हैं तो हमें फ़ोन भी कीजिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ फिर से आते हैं हम। अभी आपने दौराने गुफ्तगू बताया कई जांचों के बारे में जिसमें आपने एक जगह जिक्र किया कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल जो एक आम इंसान जिसे नहीं मालूम है, वैसे तो काफी ज्यादा लोगों को पता भी होता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा और बुरा है? और दूसरे ये कि हम इनको बढ़ा कैसे सकते हैं? जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल को की ज्यादा जरूरत है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, और जो बुरा है उसको कम करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, तो ये कोलेस्ट्रॉल का इंटरवेंशन हार्ट की बीमारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि जिनके में भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल या HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हैं, वो अगर 55 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा रहते हैं तो उनमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम होती है जी। तो इसको बढ़ाने का जो तरीका होता है वो एक्सरसाइज है। जितनी भी आप वॉक करेंगे उतना ही ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज से ये बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि ये आपकी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे बढ़ता है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि उन दवाओं से कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। तो एक्सरसाइज से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, प्रोटेक्शन देता है। और खाने में नट्स जो होते हैं, जैसे आप अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो इन नट्स से भी हार्ट जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। अच्छा। तो बादाम और अखरोट से भी हार्ट की बीमारी कम होती है क्योंकि इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL या लो डेंसिटी लिपिड्स कहते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। तो इसको कम करने का तरीका है एक्सरसाइज करेंगे तो LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। खाने में रेड मीट या जितने भी सैचुरेटेड फैट हैं उनको कम खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा एग या मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, चीज़ खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट से LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऑयली प्रोडक्ट्स को कम खाएं। जितने भी नेचुरल ऑयल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या फिर कोई भी आप कनोला ऑयल ले लें, इन तरह के ऑयल से हार्ट की बीमारी कम होती है क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट नहीं होते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हैं। लेकिन जहां आपने सैचुरेटेड फैट का यूज़ ज़्यादा किया, जैसे बटर है, देसी घी है, तो उससे हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, LDL ज़्यादा होता है। तो बेसिकली खान पान से और एक्सरसाइज से ही इन दोनों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने जो चीजें बताई उसमें आपने देसी घी का भी जिक्र किया। अक्सर लोगों से मैंने सुना कि उन्हें ये लगता है, ये बात सच है या नहीं, कि देसी घी जो है वो नुकसान नहीं करता, अगर वो एकदम असली है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं देसी घी लिमिटेड कंडीशन में, तो देसी घी, बटर, ये सब हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं और ऐसा पॉइजन नहीं है। लेकिन अगर उसको आपने ज़्यादा खाना से, जैसे कहते हैं 2 स्पून पर हेड पर डे के से ज़्यादा अगर देसी घी का कंजम्पशन हो रहा है, और हम इसकी बात कर रहे हैं कि सारे खाने में, मतलब सब्जी, दाल, रोटी, सब में मिला करके अगर आप इससे ज़्यादा देसी घी कंज्यूम करते हैं तो नुकसान करता है। लेकिन साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दिन भर में 2 चम्मच देसी घी खा रहा है, लेकिन देसी घी को ना खाने के चक्कर में अगर वो 20 चम्मच
मस्टर्ड ऑयल खा रहा है तो इक्वली नुकसानदेह है, तो इससे बेहतर है कि 2 चम्मच देसी घी खाए। तो सिर्फ कौन सा तेल खा रहा है इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कितने तेल की क्वांटिटी है। जी, अगर वर्कआउट करता है कोई भी इंसान तो उसे ये लगता है कि चूंकि उसका वर्कआउट ज्यादा है, कई घंटे वो उस पर स्पेंड कर रहा है, तो शायद अब वो कुछ भी खा सकता है, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तो कुछ हद तक ये बात सही है कि वर्कआउट करने से कहते हैं कि सारे क्राइम्स माफ हो जाते हैं, क्योंकि आपने जितना भी उल्टा सीधा खाया है वो बर्न कर दिया आपने। तो अगर उसको आपने बर्न कर दिया तो फिर वो नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो उसमें कुछ हद तक आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन वर्कआउट करने वालों को सेलेक्टिवली प्रोटीन्स ज़्यादा खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कम ही रखना चाहिए। तो वर्कआउट करने से आप खाने में लिबरल हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप कभी भी टोबैको, स्मोकिंग और अल्कोहल को उस लिबरल कैटेगरी से निकाल के रखना हो, क्योंकि हर क्वांटिटी में ये तीनों चीज़ें नुकसान करती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो सिम्टम्स बताए उसमें जैसे ये था कि सीने में दर्द हो जाना, ये भी एक अलामत हो सकती है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ही बताएगा चेकअप के बाद। कई बार हमने देखा कि लोग ये सोचते हैं कि उनको शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी सुनने में आता है कि कहीं गैस मूव करते करते यहाँ पहुंच गई है और वो दर्द है, खुद से ही वो अपना इलाज या ये सोच लेते हैं कि ये सब कुछ है। तो क्या वाकई कुछ दर्द दूसरी तरह के भी हैं जो हार्ट किससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक हमारे कॉलर भी आए थे बीच में जिनको आपने बताया कि ये मस्कुलर पेन हो सकता है, इस तरह के कुछ और भी दर्द हैं क्या? जी हाँ, तो हार्ट जैसे सीने में दर्द अगर होता है तो वो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, हार्ट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हार्ट को दर्द को छोड़ के बाकी जितने भी कॉज होते हैं पेन के, उससे लाइफ पे कोई खतरा नहीं होता। और हार्ट के पेन को शुरू में ही डिफाइन करना और शुरू में डायग्नोज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय ज़्यादा बिताएंगे और ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय लगेगा तो प्रोग्नोसिस या रिस्क जो लाइफ पे है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो कई लोगों को, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि ये लोग ऑब्सेस रहते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है। मैं अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वेब मीटिंग में मेरा लेक्चर था, तो लंदन से डॉक्टर रोजाटो थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई इंडियन ओरिजिन के पेशेंट्स रहते हैं एंड वो हमेशा कहते हैं कि जो यूरोपियन होते हैं वो कहते हैं कि हमें सीने में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो पहला सिम्टम हार्ट को मानते हैं अगर सीने में दर्द हुआ। और एशियन ओरिजिन के लोग हैं वो पहला सिम्टम हार्ट वाले दर्द को वो कहते हैं ये गैस की वजह से हो सकता है। तो ये नेशन है जो गैस से ऑब्सेस्ड है। और आपको मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताऊं कि इवन कई डॉक्टर्स हैं जो कि दूसरी नॉन कार्डियक स्पेशलिटी के हैं और वो भी गैस का समझ के हार्ट अटैक के समय भी डाइजीन और ये एसिडिटी की दवाइयाँ खाते हैं। जब वो कंट्रोल नहीं होता है तब वो हमारे पास आते हैं। तो इसलिए हम वो कहेंगे कि अगर किसी को दर्द होता है और वो ऐसा एसिडिटी का सिम्टम लगता है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसको हार्ट का ही मान के चलें और इमीडिएट अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और इन दर्द को समझने के लिए हम हार्ट का जो दर्द होता है उसके कैरेक्टर्स जानना ज़रूरी है। हार्ट का दर्द कभी फ्लीटिंग नहीं होता, मतलब कभी दाईं तरफ फिर कभी बाईं तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा नहीं हुआ। ये कांस्टेंट पूरे सीने में भारीपन करीब 10-15 मिनट से ज़्यादा का अगर होता है, साथ में अगर ये हाथ बाएं हाथ की तरफ जाता है, इसके साथ अगर पेशेंट को पसीना आने लगता है और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस के साथ अगर दर्द हो रहा है तो बिल्कुल समय न जाया करें, आप फौरन जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, फिजिशियन से मिलें, ईसीजी करवा के हार्ट अटैक को रूल आउट करवा लें। बहुत अच्छी बात बताई आप। एक कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात हो रही है। तो मैं गंगानगर जिले के गाँव कोपली से बोल रहा हूँ, महावीर। तो डॉक्टर साहब मेरे पत्नी के एक बार बाईं साइड में एक छाती के अंदर एकदम दर्द होता है, 1 मिनट के अंदर फिर बंद हो जाता है, तो ये किस कारण है? जी, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जो भी दर्द अगर 1-2 मिनट में ठीक हो जाता है और शार्प पेन होता है तो इसको हम सर्वाइकल का पेन कहते हैं, जो कि नर्व्स का पेन होता है। जो हार्ट का पेन है वो 1-2 मिनट में नहीं खत्म होगा, वो कम से कम 10-15 मिनट, घंटे भर, आधा घंटा ऐसा चलेगा।
अगर आप मेहनत करेंगे, वॉक करेंगे तो और बढ़ेगा, बैठेंगे, आराम करेंगे तो कम होगा। तो आपका दर्द जैसा आपने बताया कि एक शार्प पेन होता है, 1-2 मिनट के लिए रहता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल पेन है, सर्वाइकल का पेन लगता है और ये हार्ट का पेन नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है या इस हद तक नौबत आ सकती है कि किसी को अगर हार्ट अटैक आया है और वो कॉन्शियस नहीं रहा, तो ऐसे में जो हम लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके आसपास लोग मौजूद हैं, फर्स्ट एड के तौर पर वो क्या करें? जी, तो इसलिए हार्ट अटैक कभी भी लीथल साबित हो सकता है। इसकी जान तो अगर आप डेटा देखें तो करीब 33% लोग हैं जो हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और रास्तों में या घर पे ही उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए वो किस शहर में रहते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हार्ट अटैक के बारे में कितने एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया है कि जैसे ही अगर किसी को पेन होता है फिर वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। जैसे आपने अभी सौरव गांगुली के बारे में ही सुना होगा कि वो उनको वॉमिटिंग हुई, पेन हुआ और फिर वो थोड़ी देर के लिए सिंकोपल अटैक, मतलब बहुत ही चंद सेकंड्स के लिए वो बेहोश जैसे हो गए थे। तो ये एक क्लासिकल सिम्टम है हार्ट अटैक का। घर वालों को फौरन उनको कहीं आराम की जगह पे लिटा करके और उनका ब्लड प्रेशर, पल्स अगर सुविधा है तो देख लेनी चाहिए। और अगर वो बिल्कुल ही नॉन रिस्पॉन्सिव हैं तो कार्डियक मसाज करना चाहिए, मतलब कि छाती पे दोनों हाथ रख के और उससे हार्ट को दबाने भर का, मतलब कम से कम 2-3 इंच छाती दबे, जिससे कि हार्ट की एक्टिविटी दोबारा शुरू हो, जो कार्डियक अरेस्ट को रोक सकती है। अच्छा। और ब्रीदिंग को देखना चाहिए, नहीं तो कई बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना चाहिए, तो जिसको कि आप ऑक्सीजन देंगे तो थोड़ी देर में फिर वो रिवाइव हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्डियक अरेस्ट को घर पे रोका जा सकता है और फौरन कोई एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। तो ये एक गोल्डन रूल है कि जिसको भी हार्ट अटैक हो रहा हो या सीने में दर्द हो रहा हो, अगर वो पूरे सेंसोरियम में रहता भी है तो उसे खुद कार ड्राइव करके या खुद हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। उसके साथ 2-3 लोग होने चाहिए जो कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, या फिर आप एम्बुलेंस को नंबर को फोन करें और एम्बुलेंस आपको घर से ले जाए। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं। एक भाई गूगल हैं जो लोगों को बहुत सारी जानकारी देते हैं, एक हमारा सोशल मीडिया है जो कई तरह की चीजें सर्कुलेट करके लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई शख्स अकेला है और उसे ये महसूस होता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो जोर से खांसना शुरू करे। ये बात में क्या ये सच है या ये ऐसे ही कुछ बना दिया गया? नहीं, तो ये खांसने से सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट की नसों में ब्लड का फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा कि हार्ट अटैक होते समय हार्ट की नसों में क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है और आगे का ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। अच्छा। तो अगर आप एओर्टिक प्रेशर बढ़ाते हैं ज्यादा खांस करके, तो फिर उसमें उस प्रेशर की वजह से ब्लड का फ्लो थोड़ा शुरू हो सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि आपको इतना दर्द हो रहा होता है कि खांसना और उससे कोई खास हेल्प नहीं मिल जाता है। तो ये देखा गया है कि बेस्ट तरीका है कि अगर आपको लगता है कि दर्द काफ़ी सीवियर है और जो कैरेक्टर्स मैंने दर्द का बताया कि अगर उससे मैच करता है, तो अगर कहीं भी घर में एस्प्रिन की गोली पड़ी है, डिस्प्रिन की गोली पड़ी हो, तो एक वो खा लेना चाहिए। ब्लड थिनर खाना ज़रूरी होता है, तो उसको खाने से कई बार ये 6% लोगों में हार्ट अटैक अबॉर्ट किया जा सकता है, मतलब वो ब्लड का फ्लो दोबारा शुरू कर सकती है। खांसी करना, जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं तब तक आप जब भी सेंसोरियम ऐसा लगता है या फिर लगता है कि दर्द बढ़ रहा है, तो खांसी करने से प्रेशर बढ़ता है एओर्टा का, और जिससे कि ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई ज़्यादा मिलती है और आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो ये ठीक है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम गहरी सांस लेना, खांसी करना, ये आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक ठीक रख सकता है। एक कॉलर है अभी। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब, और आपको भी मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार, और नववर्ष की आपके माध्यम से आपको भी और सुनने वालों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैडम, आज तो प्रोग्राम चल रहा है, हार्ट के संबंध में चल रहा है। जी बिल्कुल, आप अपना नाम तो बताइए हमें। लेकिन जी 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 जी, मैं बीपीओ किल्यावाली, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोहर से मास्टर सतपाल प्रजापति बोल रहा हूँ। जी मास्टर जी, स्वागत है आपका। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या जानना चाहते हैं आप? ये मैं हार्ट के संबंध में जानना चाहता हूँ। जी पूछिए।
ये हार्ट को जो है, हार्ट को जो अटैक आता है हार्ट को, इसमें खून की जो स्तर है वो किस तरह का होना चाहिए जो इससे इस बीमारी से बचा जा सके? ये जानना चाहते हैं कि खून का स्तर जो है वो कैसा हो जी, तो जो इससे बच सकें। तो जैसा कहा गया कि हम अमूमन आम भाषा में कहते हैं कि खून पतला होने से हार्ट अटैक होना कम होता है, इसीलिए हम एज अ प्रिवेंटिव टूल जिसको कि हार्ट अटैक को कम किया जा सके उसके लिए लोगों को ब्लड थिनर, बेबी एस्पिरिन या डिस्प्रिन की टैबलेट देते हैं। तो जैसे जिनमें भी 2 या उससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, तो उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर किसी में एक बार हार्ट अटैक हो चुका है तो दोबारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन ग्रुप में हम खून पतला करने की दवा देते हैं, जिससे कि तो इनके आंसर में ये है कि खून पतला रहे तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। अगर खून गाढ़ा है, मतलब गाढ़ा खून कैसे हो सकता है, या तो आप बहुत ठंडे मौसम में हो या फिर आप बहुत स्मोकिंग करते हो, पॉल्यूशन में हो, तो उससे खून की क्लॉटेबिलिटी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसीलिए मेट्रो सिटीज़ में अगर इंसान नॉन स्मोकर भी है तो हार्ट अटैक की रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। जो लोग स्मोकर्स हैं, हमने आजकल ये देखते हैं कि यंग लोगों में 20 से 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। उसका सिर्फ कारण ये होता है कि वो स्मोकिंग या सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, जिससे कि हार्ट ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, क्लॉटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो इसको अगर पतला रखेंगे, पतला रखने का तरीका है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा वार्म वेदर में रहें, ज़्यादा हाई कैलोरी की चीज़ें ना खाएं, तो इससे हार्ट की जो ब्लड की क्लॉटेबिलिटी है वो कम रहेगी और हार्ट अटैक कम होगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि सतपाल साहब आपने इस सवाल का जवाब सुन लिया होगा। डॉक्टर साहब, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको कुछ दवाएं जो हैं वो सारी उम्र लेनी पड़ती हैं, तो क्या उन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जी हाँ, तो जैसे जिनको भी हार्ट का पहले से हार्ट अटैक हुआ हो या फिर एंजियोप्लास्टी हो कि स्टेंट लगा हो या बाईपास ऑपरेशन हुआ हो, उनमें हार्ट की अटैक दोबारा होने के चांसेस 3 गुना से 5 गुना ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग एक ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाना चाहिए, जिससे कि दोबारा अटैक होने के चांसेस करीब 30 से 40% कम हो जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट आम जाहिर सी बात है कि अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए देखते रहना होगा कि कहीं ब्रेन में ब्लीडिंग ना हो, पेप्टिक अल्सर या पेट के अंदर ब्लीडिंग ना हो, कहीं पे छोटी सी चोट, इवन शेव करते समय भी अगर वो थोड़ा केयरफुल नहीं रहेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होगी। लेकिन इसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो की, अगर ब्लड थिनर लेने पे हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है लेकिन ब्लीडिंग का रिस्क बहुत कम है। तो अगर हार्ट अटैक भी कम हो रहा है और ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम उसमें इस दवाओं को दे सकते हैं। लेकिन जिनमें कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बिल्कुल कम है, मतलब कि जैसे उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा भी हो गई लेकिन अगर उनको कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उनको ब्लड थिनर दें। तो जिन ग्रुप में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है उसमें ब्लड थिनर देना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी चाहिए, बीपी की दवा अगर बीपी है, और अगर शुगर है तो उसकी दवा देनी चाहिए। लेकिन अगर किसको कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ हार्ट के प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, तो उसमें एस्पिरिन और कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी चाहिए। उसके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं है। सामीन, आपको बता दें ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं, बल्कि अब तो मुझे ये कहना चाहिए थे, क्योंकि 5 ही मिनट रह गए हैं। आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज हम बढ़ती दिल की बीमारियां और कोविड की वबा इस मौजू के तहत बात कर रहे थे डॉक्टर विवेका कुमार से, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। प्रोग्राम का वक्त चूंकि डॉक्टर साहब ज़्यादा नहीं रहा, तो सिर्फ आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमें बताइए, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे हम हमारे दिल को हमेशा सेहतमंद रख सकें और किसी भी तरह की दिल की परेशानी से बच सकें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के स्लोगन पे ही मैं कहूँगा कि हार्ट की बीमारी 95% प्रिवेंटेबल है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो हमें अपने न सिर्फ 40 साल की उम्र पार करने के बाद केयरफुल रहना चाहिए, बल्कि स्कूल में ही हमें लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल बच्चों को सिखानी चाहिए कि खाने में हम हेल्दी खाना खाएं, मतलब कि स्वीट्स और हाई डीप फ्राइड चीज़ें
जी। बटर, घी ये सब कम से कम खाएं, फ्रेश फ्रूट्स और सलाड्स ज़्यादा खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज और हर दिन करीब 40 से 45 मिनट का वर्कआउट हो, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, जॉगिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मतलब कि हमें दिन भर में करीब 10,000 स्टेप्स, अगर आप 50 साल से कम हैं और 50 साल से ज़्यादा हैं तो कम से कम 6,000 स्टेप्स आपके होने चाहिए, मतलब कि कम से कम 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर आप पैदल चलें। लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करें, साइकिलिंग और स्विमिंग ये सब भी अच्छी एक्सरसाइज ये करें। तो हम हमेशा स्लोगन देते हैं कि जितना आप पैदल कदम, जितनी ज़्यादा कदम लेंगे वो सारे कदम हार्ट की बीमारी से दूर की तरफ जाते हैं, और जितने कम कदम लेंगे आप उतने ही हार्ट की बीमारी के पास रहेंगे, नज़दीक आ जाएंगे। और फिर जो लाइफस्टाइल में है, स्मोकिंग, अल्कोहल और डीप फ्राइड चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जिससे कि हार्ट की बीमारी आपकी कम से कम हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी तफसील के साथ हमें दिल की बीमारियों से मुतालिक मालूमात फ्राहम की। ये थे डॉक्टर विवेका कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे। दिल की बीमारियों से मुतालिक बहुत तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने हमें बताया। हमारी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो सामीन, अब बाकी का जो काम है वो आप पर मुनहसर करता है कि आप अपने दिल को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं और कैसे एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सिर्फ वही बातें आपको याद रखनी है, और सिर्फ याद ही नहीं रखनी है, उन पर अमल करना है। अपने खाने पीने का खूब ख्याल रखिए। साथ ही साथ बदलती हुई ज़िंदगी है ये, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, तो आपको स्ट्रेस कम रखना है। पैदल जितना ज़्यादा चल सकें, जितने काम आप खुद से कर सकें, मशीनों पर इन्हिसार ना करते हुए वैसे तमाम काम करते रहिए, तो यकीनन आप बहुत लंबी और एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकेंगे। और फिर कभी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे दर्द रहता है किसी भी तरह का। तो बहरहाल ये था सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हमारा आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने बढ़ती दिल की बीमारियां और कोविड की वबा इस मौजू के तहत बातचीत की। डॉक्टर विवेका कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान थे आज, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म करने की सभी को दीजिए इजाजत। आइंदा प्रोग्राम में एक और नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाजत।